हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम अवेलेबल हैं एनएससीसी के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के लिए। तो हम शुरू करते हैं 2020-21 के लिए। आइए देखते हैं ऑर्गेनिक में क्या क्या आया है भैया। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, चूंकि ये जो क्वेश्चन थे वो सब कोविड सिचुएशन के हैं, तो कम नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम हैं। बाकी क्वेश्चन अभी भी अच्छे तगड़े हैं। तो देखिए सर, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने। सॉल्वेंट आर क्लासिफाइड एज ए पोलर एंड ए नॉन पोलर बेस्ड ऑन द डायपोल मोमेंट, और उसके रेस्पेक्टिव आपसे पूछा गया क्या क्या हो सकता है। जैसे आपको पूछा गया है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से सॉल्वेंट क्या है पोलर है। तो चेक करो 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, तो भैया ये आपका हो गया 1,2 डाइब्रोमो चलेगा। अगला ऑप्शन हो गया आपके पास, ऑप्शन है डाई आइसोप्रोपाइल इथाइल, तो ये आपका ईथर हो गया डाई आइसोप्रोपाइल के नाम से। अगला है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, तो भैया ये आपका हो गया ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। उसके बाद लिखा है 1,2 डाइक्लोरोइथेन, तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन, तो फिर भैया इसमें तो कंफर्मेशन का इश्यू रहता है, टेंशन नहीं है। अगला लिखा है आपके सामने एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, तो ये आपका हो गया एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। इस सारी कहानी को अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया Q, ये आपका हो गया R, ये आपका हो गया S, ये आपका हो गया T। अब पूछा क्या है, सोलवेंट क्लासिफाइड, अब इसमें से कौन कौन से पोलर के रूप में यूज किए जाने हैं। तो देखो बेटा, इस कहानी को देख के सबसे पहले यह समझ में आ गया कि जो R है ना वो ना होना चाहिए था, बाकी सब पोलर हैं। आर वाला नॉन पोलर, इसका डायपोल पक्का जीरो, बिकॉज वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। और लकीली ध्यान से देखो, आर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। मुझे पूरा खोदने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे एक ऑप्शन देखा, खट करके निकल लो। इसको बोलते शॉर्टकट ट्रिक, जो कि आपके काम आएगी। हो गया सॉल्व, फिर क्या बचा। अगला सिंपल सा एक एल्डिहाइड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ बेस फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन आयन, like the alpha position which can react with carbon group in an aldol type of reaction. It can also react with a olefinic double bond which is activated by a strong like COCnNO2 attached to a double bond. The later reaction in an addition reaction across the double bond. Wills-Mischer ketone is an important synthetic intermediate used to synthesize many compound. Time pass. The pair of starting materials suitable for the preparation of Will and Mischer ketone through a base catalyzed reaction is, किससे रिएक्शन करनी याद करो। इसके लिए आपको वर्ड यूज करते हैं रॉबिन्सन एनुलेशन एल्डोल के नाम पे। एक्चुअली वही थीम दिख रही है आपको, देखकर दिमाग लगाओगे तो सेट हो जाओगे इस कहानी में। आप इसको रिवर्स करो, रिवर्स करने वाला समझते हो, यहां से कि जहां पाई बॉन्ड है वहां से कट करोगे। अब चूंकि इसके पास में ऑलरेडी ओ है, तो कंफर्म यहाँ एच आएगा, यहाँ ओ आएगा, यहाँ एच आएगा। इसका मतलब ये कि आपके पास यहाँ सीओ बनेगा, यहां मिथाइल अवेलेबल होगा, यहां पर क्या बनेगा बोलो, यहां बनेगा COCH3 और यहां पे CO होना चाहिए। बस गेम खेल लो कि ये बेस तो आपके पास आना ही चाहिए। लकीली ध्यान से देखो, ये कंपाउंड इधर ही नहीं दिख रहा, इधर भी नहीं दिख रहा, इधर भी कुछ हद तक ये आपका कंपाउंड लिटरली दिख रहा है। कंपाउंड दिख रहा है आपको, वाला कंपाउंड। इसका मतलब यहाँ पे पक्का, यस दैट्स द थीम ऑफ माइकल एडिशन। तो खटाक से आंसर आ गया ना। सिंपल सा रिट्रोल्डोल करना था और आंसर देना था, तो रिट्रोल्डोल करके आप आंसर दे सकते। तो इसका मतलब यहां से पक्का यहां पे एसिड बेस हुई होगी, और इसने पक्का सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया होगा, तब इसका आंसर आएगा। ओके, अगला बहुत सिंपल सा SCH एक्सेस दिया हुआ है लाइम के साथ में, पूछा गया क्या प्रोडक्ट होने वाला है। तो भाई देखो, जब तक अल्फा है आप पहले एसिड बेस करोगे, फिर माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो ऐसा होने का मतलब आपने यहां पर बना लिया CH2OH, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। अब चूंकि अल्फा खत्म हो गया है, तो फिर आपके पास अगला रास्ता आता है जिसका नाम है केनिजारो। और केनिजारो का फंडा फिक्स होता है, लेस स्टेरिक का ऑक्सीडेशन और रिमेनिंग का रिडक्शन। तो भैया इसका करो ऑक्सीडेशन, इसका करो H, जब यहां आएगा तो रिडक्शन होगा, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो बेटा आपको यहां क्या मिलेगा, SCO के, यहां पर क्या मिलेगा, CH2OH, यहां तो था ही, यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, चूंकि CHO था तो यहां भी CH2OH आएगा, क्योंकि CHO वाले का रिडक्शन कर दो। लकीली आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिंपल सा फंडा 1 2 3 डायोल आना चाहिए और 2 2 डाइमिथाइल, तो लकीली ये आपका आंसर। ध्यान से देखो,
बहुत सिंपल सा फंडा है, जब अल्फा हो तो एल्डोल कर लो, जब अल्फा ना हो तो कैनिजारो कर लीजिए। सिंपल सा फंडा है, कोई कोई नाटक नहीं है, परफेक्ट आंसर दिया जा सकता है। अगला थीम आपके सामने दे रखा है, सबसे पहले उसने लिखा है पी इन द फॉलिनेशन, पहले लिखा हाइड्रोलिसिस। अब बेटा पहली बात ये हाइड्रोलिसिस का तो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब वो इंटेंसिटी चाहता है कि तुम्हारे पास मीडियम एसिडिक, कौन सा मीडियम एसिडिक। डाउट एसिड किसको निपटाएंगे, तो यहां निकालोगे तो 1D केटायन बनेगा। और अगर आप इस मीडियम के थ्रू रिएक्शन करना चाहते हो तो बच्चों आपके पास यहाँ एक जोड़ के पॉलिटी क्रिएट करिए। क्यों, क्योंकि तभी तो ये इस पर टेक करेगा और रिंग यहां से ओपन होगी। थोड़ा ढंग से बताया नहीं, वास्तव में होना चाहिए ड्राई HCl। इन्होंने हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर दे दिया, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 अपन के पास यहाँ 5 मेंबर रिंग के साथ क्या बनना चाहिए बोलो, हेमी एसिटल। फिर लिखा है मिथेनॉल एक्सेस में है तो भाई फिर मीडियम एसिडिक है। हम बहुत खुश होके यहाँ क्या बनाएंगे, कार्बो केटायन। पर चूंकि मिथेनॉल एक्सेस में दे रखा है तो मुझे पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा SN1 जैसा। अगर यहाँ पे इस कहानी के अंदर बेस दिया होता तो शायद मैं E2 भी कर सकता था, पर चूंकि मिथेनॉल एक्सेस में सॉल्वेंट एक्सेस में दिया हुआ है तो भैया फिर तो ये बन गया एसीटल। यानी आपने एक तरीके से किसी एल्डिहाइड या अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके पहले हेमिस्टल बनवाया, बाद में एसिटल बनवाया। अगला सिंपल सा फंडा, हिंसबर्ग रिएजेंट। जैसे आप हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में जानते या समझते हो, आपके दिमाग में पता है क्या होना चाहिए, 1 डिग्री सॉल्यूबल, 2 डिग्री इनसॉल्यूबल, 3 डिग्री इनसॉल्यूबल, पर HCl में डालने के बाद सॉल्यूबल होती है। तो उसने जो हिंट दिया है, हिंसबर्ग रिएजेंट फॉर अ कंपाउंड प्रोड्यूस अ सॉलिड कंपाउंड, इसका मतलब ये 2 डिग्री एमीन की बात कर रहा है, एंड दैट इज इनसॉल्यूबल इन 10% एक्वस NaOH। फिर वाई इट डिसॉल्व इन 10% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी वो 3 डिग्री एमीन की बात करना चाहता है। तो हमको क्या ढूंढना है, पहले ढूंढो एक 2 डिग्री, फिर ढूंढो 3 डिग्री ऑप्शन। चेक करो क्या है, तो भैया ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 3, ये रहा ऑप्शन, ये रहा आपका 3 डिग्री, ये रहा आपका 2 डिग्री। थोड़ा और मैं किस बेस भी जाना चाहूंगा, जब 2 डिग्री वाला ऑप्शन होता है और जब आप ये रिएक्शन करते हो तो याद करो ये पहले इससे रिएक्शन करता है, फिर वो उसके HCl को रिमूव करता है, तो आपके पास बेटा इस जखीरे में ये जखीरा जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर जब आप इसकी रिएक्शन NaOH से करते हो तो बेटा ये एमीन रहा ही नहीं, एमाइड बन गया, इससे ये वाला पार्ट सॉल्यूबल नहीं हो सकता। पर जब आप इसमें क्या डालते हो, 10% एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में डालने से ये वाला पार्ट अब बन गया अमोनियम आयन। कौन सा आयन बन गया भैया, अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन बनने के कारण ये वाला पार्ट अब हो गया वाटर में सोल्यूबल। ये मैं जनरली क्लास में बहुत पंच लाइन है हमारी वाली कि 1 डिग्री सोल्यूबल, 2 डिग्री इनसॉल्यूबल, 3 डिग्री इनसॉल्यूबल, बट एसिड डालने पर सॉल्यूबल होता नहीं, सॉल्ट बनता रे भाई। तो देखो कितना स्मूथ क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, अच्छी थीम के साथ। अगला देखिए पूछा कायरल सेंटर एंड नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। तो सबसे पहले वेज द कायरल सेंटर, तो भाई जहां वेजदेश दिख रहा है वही तो आपके कायरल सेंटर होंगे ना, इसमें काय को खोटी होने का ना। वो आपसे पूछ रहा है इस कहानी के अंदर, क्या पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है भैया पेप्टाइड बॉन्ड कैसे है। तो चेक करो अमीनो एसिड से जो बने हैं वो क्या कहलाते हैं भैया, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या आपको लग रहा है कि पहले तो चेक करो, ये आपका हो गया एलेनिन, ये आपका हो गया फिनाइलएलेनिन, और ये आपका हो गया ग्लाइसिन। वास्तव में ये आपके 3 अमीनो एसिड हैं, समझ रहे हो। तो बताओ 3 अमीनो एसिड हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हुए, 2। लकीली का सेंटर भी 2, ये भी 2। कितना लल्लू क्वेश्चन पूछा है, जेई मेंस लायक पूछा है। इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन तो जेई मेंस वालों ने पूछ रखा है अपन से। फिर तो ओलंपियाड है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। NSCC में क्वेश्चन अच्छे आते हैं और मुझे लगता है कि NSCC करने पर हम एबल और कैपेबल हैं जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए, ठीक है। जेई मेंस का कैडर एक्चुअली इसका।
Ascorbic acid is a natural occurring water soluble vitamin and abundantly found in lemon, show antioxidant properties. Antioxidant property yes, क्योंकि एजिंग इफेक्ट कम करने में काम आता है. इन एस्कॉर्बिक एसिड द OH ग्रुप विद लोएस्ट पीके वैल्यू. तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट फंडा, सब कुछ छोड़ो, एसिड वो होता है जिसका H निकलने पर एनान स्टेबल होना चाहिए. चेक करो कौन सा एनान अच्छा है. तो देखो ये तो पॉसिबल नहीं, लोकेलाइज होगा. ये भी पॉसिबल नहीं है तो लोकेलाइज होगा. अब बचे 3 और 4 कि हम किसको एनान बना के रखें. जैसे पंच लाइन, सर पास ले आओ, पर पास ले आओगे तो फिर आपको जाना है ऑक्सीजन से कार्बन के लिए. पर अब जब यही फंडा दूर के लिए लेके आओगे, कुछ बच्चे बेवकूफ बन रहे हैं, सर CO का माइनस है. अरे भाई माइनस MB इफेक्ट भी तो देखो. ये जो माइनस बनेगा ये रिजोनेंस करते हुए ऑक्सीजन से कार्बन से कहां पहुंच गया, ऑक्सीजन पे. तो भैया ये तो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में काउंट हो जाएगा ना. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आप यूज कर पाओगे इस कहानी के अंदर. ओके, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 3. अगला कंपाउंड गिव्स ए पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट. दिमागी मत लगा, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब आप एल्डिहाइड लेके बैठे हो. येलो प्रेसिपिटेट विथ आयोडोफॉर्म टेस्ट, येलो प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हो, इसका मतलब कम से कम ये लेके भी बैठे हो. यानी आपके पास ये 2 ऑप्शन होने चाहिए. ठीक है, अब कंपाउंड एक्स कौन होना चाहिए. तो क्या ऑप्शन दिया देखो, 2 हाइड्रोक्सी 3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन. आपके पास ये ऑप्शन है 2 हाइड्रोक्सी 3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन. तो 1 2 3 ये आपका हो गया 2 हाइड्रोक्सी और ये आपका हो गया 3 डाइमिथाइल. दोनों ही नाटक खत्म. अगला 2,5 हेप्टेन डाइऑन. तो ये आपका हो गया 2,5 हेप्टेन. देखो थोड़ा मैं बार बार बोलता हूं बच्चों को, क्योंकि आजकल ये ना 2 3 4 5 बेटा आजकल है ना IUPAC ज्यादा डोमिनेंट हो गई है क्वेश्चन आंसर से. कि क्वेश्चन आ जाए अगर IUPAC में नाटक है तो फंस जाओगे ना भाई. अगला क्या लिखा है 2 डाइमिथाइल 3 ऑक्सोपेंटेनल. तो ये आपका पहले पेंटेनल है तो पहले तो पेंटेनल बना लो. फिर क्या लिखा है 3 ऑक्सो, तो ये आ गया 1 2 3 ऑक्सो. फिर लिखा है 2 डाइमिथाइल, तो ये 2 डाइमिथाइल. भैया आयोडोफॉर्म तो दे ही नहीं सकता. अगला लिखा है 2 डाइमिथाइल 4 ऑक्सोपेंटेनल. चेक करो, मैं पहले चेक करता हूं पेंटेनल बनाओ. ये आपने पेंटेनल बना लिया, 1 2 3 4 5 भी चिपका दिया. 4 ऑक्सो 2 डाइमिथाइल. देखो ये भी टेस्ट देगा और ये भी टेस्ट देगा. सच बताओ क्वेश्चन किसका है, IUPAC का है भाई. लोग समझते हैं IUPAC कहां आती है सीधे, अरे ऐसे घूम के IUPAC आती है भाई. अगला लो देखो फिर से IUPAC आ गई. क्या पूछा है, among the following set of the compound the one means the reaction between them followed by hydrolysis that does not lead to the formation. does not lead should be sincere. ये नहीं बनना चाहिए पूछ रहा है, पर ऐसे तो ना पूछा है. फिनाइल एसिटल्डिहाइड एंड इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी फिनाइल एसिटल्डिहाइड मतलब ये आपका हो गया फिनाइल एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा रहा है बेटा, इथाइल के साथ, यानी ETMGBr के साथ. तो भाई जब ये अटैक करके रिएक्शन करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो अपुन के पास यहां पर ये ऑप्शन आएगा. क्या लकीली, यस लकीली दिख रहा है, ये तो बन गया. अगला क्या लिखा है, ब्यूटेनल एंड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ये रहा आपका ब्यूटेनल, ये रहा आपका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. बेटा जब तुम यहां अटैक करोगे तो भैया आपके पास ये ऑप्शन आएगा. ध्यान से देखो फिनाइल, इसमें एक CH2 की मिसिंग है, इससे गड़बड़ कर रहा है. और चेक करते हैं प्रोपेनल के साथ बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. तो सी ऑप्शन की बात करते हैं. प्रोपेनल के साथ पहली बात तो बेंजाइल चेक करो, उसके बाद प्रोपेनल चेक करो. क्या आपको लगता है ये अटैक करेगा, यस ये अलाउ हो जाएगा. उसके बाद क्या दिया है ऑप्शन डेली, 1 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉन एंड NaBH4. 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑन. तो ये आपका 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑन की रिएक्शन किससे करना है बोलो, NaBH4. तो ये रिडक्शन अगर आपने कर दिया तो भाई आंसर आ ही जाएगा, बिकॉज लकीली हमको यही तो चाहिए था. तो भैया ये सही है, ये सही है, ये सही. अब सुनो सेम क्वेश्चन, वी जस्ट थिंक अबाउट द मल्टीपल चॉइस. नोट हटा दो, आंसर चेंज हो जाएगा. दैट्स द क्वेश्चन. अगला
पार्ट बी जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस आते हैं, पेयर ऑफ आइसोमर मोलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8 बोथ द कंपाउंड अंडरगो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन टू फॉर्म कंपाउंड मोलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। देखो 8 से 10 आ रहा है, इससे समझ में आ गया, डेफिशिएंसी चेक कर सकते हो फटाफट। On ozonolysis followed by oxidative workup, one of the isomer give a diacid while the other isomer give a keto acid। इसका मतलब ये वाले में CH है और यहाँ वाले में एक पक्का कीटो एसिड हो रहा है। चेक कर रहा है और मोल का फॉर्मूला दे रखा है, साथ में क्या दिया है, क्या दिया, कौन कौन से ऑप्शन से जो कर सकते हैं, 3 इथाइल साइक्लोप्रोपीन। 3 इथाइल साइक्लोप्रोपीन मतलब ये ऑप्शन आ गया, और 3 इथाइल यानी यहाँ पे आ गया 1 2 3 इथाइल साइक्लोप्रोपीन। एंड क्या लिखा है बेटा, 1 पेंटाइन। 1 पेंटाइन का मतलब ये ऑप्शन आ गया। नाउ हमको क्या बोला, चेक करना पड़ेगा, बोथ कंपाउंड हाइड्रोजनेशन करने पर C5H10 देते हैं। बेटा गलती कर रहे हो, अगर आप ये हाइड्रोजनेशन करोगे तो बेटा ये वाला आपको पहुंचा देगा C5H12 के ऊपर, यानी हम यहाँ गलती हो रही है, इसलिए ये आंसर गड़बड़ हो गया। क्या दिया अगला, साइक्लोपेंटीन एंड 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोपेंटीन एंड 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। अब ध्यान से देखो, जब हम इसका हैप्पी बर्थडे करेंगे, यानी हम जब इसका ओजोलिसिस करेंगे, तो याद करो ये वाला CH है, ये पक्का कहाँ जाएगा बोलो, ये भी COH तक जाएगा, ये भी COH तक जाएगा, और जब हम इसका हैप्पी बर्थडे करेंगे तो यहाँ पर O, तो ये वाला भैया, ये वाला जाएगा COH पे, ये वाला जाएगा कीटोन के ऊपर। तो यस, जो हम कंडीशन डाल रहे हैं वो सेट हो रही है इस जगह पे। अगला क्या दिखा है बेटा, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन एंड 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। तो ये रहा आपका साइक्लोब्यूटीन, ये रहा आपका 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। अगला क्या लिखा है बेटा, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। तो 1 2 3, अभी भी वही होगा। आप जब यहाँ पे हैप्पी बर्थडे करोगे तो ध्यान से देखो, ये वाला बन जाएगा COH तक ना, आगे जाना सोचिएगा, यहाँ वाला CHO तो COH बनेगा, और ये कीटोन ये रुक जाएगा, तो ये भी पर आगे पीछे आएगा, पर वो अल्लाह हुए चलेगा। अगला क्या लिखा है, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपीन एंड 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। क्या लिखा है, 1 2 डाइमिथाइल, बस फंस गए। डी वाले ऑप्शन में अगर आपके पास ये ऑप्शन है और 1 2 डाइमिथाइल दिया, तो बेटा जब आप इसका ओजोनोलिसिस करोगे ना, तब पता चलेगा कि ये कीटोन पे आके रुक गया, इस तरह से याद करो, तो ये अलाउ नहीं कर पाऊंगा। कितना सिंपल सोबर क्वेश्चन, पर फिर IUPAC पूछे। ध्यान से देखो, ये थर्ड पार्ट उसने IUPAC के डायग्राम नाम लिख रखे हैं, डायग्राम नहीं बना रखे हैं। अगर आपने गलती से भी नेग्लेक्ट किया, एक मिथाइल की लोकेशन चेंज कर दी, आंसर तुरंत नीचे आ जाएगा। माइनस मार्किंग का रास्ता है बहुत अच्छे लेवल का। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर, हमें ये चीजें भी सीखनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम क्लास में इन चीजों को जनरली इग्नोर करते कि ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हमसे हो ही जाएगा। वो पता चला ऐसे इजी क्वेश्चनों पे डाउट ज्यादा तगड़े आते हैं। अगला सिंपल स्टेबल हाइड्रेट। तो बहुत सिंपल सा फंडा था बेटा, जिसका पॉजिटिव ज्यादा उसका गेम ज्यादा। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल पॉजिटिव मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का मतलब ये, जिसका पॉजिटिव ज्यादा उसकी रेट फास्ट। तो भैया यहाँ पे 2 माइनस हम लगा रखे हैं, पॉजिटिव तगड़े वाला होगा तो अटेगा अच्छी तरह से होगा। यहाँ पे तो पॉजिटिव बनना ही नहीं है। इस कहानी में भी इतने सारे माइनस आई खींच रहे हो यार, तो पॉजिटिव बहुत तगड़े का होना है। और यहाँ पे फिनाल है पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, तो भैया कंफर्म आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए और सी। दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस, आपका आंसर ये दोनों आना चाहिए। ठीक है, वैसे भी रटा हुआ क्वेश्चन है, 4-5 नाम याद करके रखो। फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरल, नीनहाइड्रीन, ये क्लोरल का ही डेरिवेटिव है। साइक्लोप्रोपेनॉन, ये तो रट के बैठ जाओ, टेंटा ही नहीं होगा। अगला सिंपल सा पूछा है, विच ऑफ द फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपाउंड विद फॉर्मूला एक्स, मतलब आइडेंटिकल एक्स की बात करनी है। देखो इसको बोलते 2 इंटरचेंज करने पर सेम कंफ्यूजन। वैसे समझदारी बताओ, RS निकालो, टेंशन खत्म करो। क्या आपको लगता है ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4? होना चाहिए था 1 2 3, आना चाहिए था S, पर इंटरचेंज होने से R की 4th वेज लाइन पर आ रहा है। लकीली यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3 आना चाहिए था S, पर ये R आ रहा है। अगला चेक कर लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऑप्शन 1 2 3 पर चूंकि 4 डॉटेड है तो बेटा ये ऐसी ऑप्शन के रूप में आएगा। ये देखो आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3, ये आपका R ही ऑप्शन आ रहा है।
ये आपका हो गया 1 2 3 4, 1 2 3, ये आपका एस ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि उसने आइडेंटिकल बोला है तो जो जो आर के लिए है वो आपके आंसर। दिस द जिनको आर एस निकालना अच्छा आता। नाउ कुछ बोले सर हमको तो आर एस निकालना ही नहीं आता, अब बोलो हम क्या करें, तो तुम्हें ट्रिक सिखाता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ मिथाल यहाँ पीएच है, देखो यहाँ पीएच है मिथाल, यानी किसी ने वो इंटरचेंज किया। इधर ओ एच इधर एच, यानी यहाँ भी किसी ने वो इंटरचेंज किया। इसको बोलते टू इंटरचेंज, आंसर सही आ जाएगा। दूसरा तरीका, यहाँ चेक करो मिथाल की लोकेशन पे मिथाल आ रहा है, ओ एच एच पी एच, ओ एच की लोकेशन पे भी ओ एच आ रहा है। नाउ किसी ने अकेले एक इंटरचेंज किया, एक इंटरचेंज पक्का राम का श्याम बना। यहाँ चेक करो, इधर OH इधर OH है, इधर CH3, मतलब किसी ने यहाँ इंटरचेंज किया। HPH यहाँ भी इंटरचेंज किया है, जस्ट क्रॉस चेक भी कर सकते हो तो सेम आएगा। यहाँ चेक करो, सेम कोई है क्या, सेम कोई है नहीं, सेम कोई नहीं है। यहाँ दिया उसने CH3PH चेंज ज्यादा कर दिया है, तो हम एक काम कर, किसी एक को तो लाना ही पड़ेगा अपनी लोकेशन पे। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको लाता हूं तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आया H तो यहाँ पर आया CH3, ठीक है। वैसे ही फिर PH है यहाँ पर, है ना, तो मैं यहाँ पे लाया CH3 तो इधर आया PH, इधर आया CH3, और फिर इसको भी इससे एक्सचेंज किया। देखो 3 इंटरचेंज हो रहे हैं, पक्का आंसर पलट गया। आप जिसमें कंफर्टेबल आप वो काम कर देना। अगला, अबाउट द बीटा कैरोटीन, बहुत ही फेमस एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो बीटा कैरोटीन गाजर या कैरेट्स में होता है और बोला जाता है कि ये विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, रेगुलर रूप से खाइए। जिनको भी आइस का इश्यू होता है उनको गाजर का जूस, ये रहा तुम्हारा गाजर का जूस। क्या लिखा है, इट इज प्रूव्ड एज ए फूड एडिटिव इन मेनी कंट्रीज। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस, अबाउट द बीटा कैरोटीन, plant pigment give red, orange and yellow vegetable their vibrant color, the structure, it is a strong oxidizing agent। टोटली गलत, बिकॉज इसका नाम ही एंटीऑक्सीडेंट है। क्या नाम है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो जिसका नाम ही एंटीऑक्सीडेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो ही नहीं सकता। It reacts with singlet oxygen and excited form of O2 to produce a epoxide। Yes, of course, सिंपल सा फंडा है, हम प्लिस्चेव रिएक्शन के नाम पे जानते हैं कि जब निसेंट ऑक्सीजन आपस में जुड़ती है तो आपके पास एपोक्साइड रिंग मिलता है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसके पास इतने सारे पाई बॉन्ड हैं और ये सब पाई बॉन्ड अवेलेबल होके, दैट्स अ थीम ऑफ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, दैट्स द रीजन। तो ये सही लग रहा है कुछ हद तक। इट एब्जॉर्ब रेड येलो लाइट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा फिजिक्स भी आ गई है। आपको याद है कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में कुछ बात करते हैं तो विबग्योर का जो कंसेप्ट होता है, आपको याद हो तो, कुछ फंडे अगर आपको याद हो तो हम लोग इसको इस तरह से यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो। क्या कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है तो भाई जो खुद ही रेड ऑरेंज येलो कलर दे रहा हो वो क्या रेड ऑरेंज येलो को एब्जॉर्व करेगा? टोटली रॉन्ग, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उससे कॉम्प्लीमेंट्री को एब्जॉर्व कर रहा होगा। तो उससे जो लिखा है ना कि एब्जॉर्ब रेड येलो लाइट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहां पे गलती मार दी। ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एक लाइन थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री की भी चिपका दी, फिजिक्स की भी चिपका दी, चलेगा। तो यहां भी गड़बड़ है। इट कम्स इन द ऑयल फेज व्हेन कैरेट्स आर कुक्ड इन ऑयल एंड वाटर इन ए करी। आप वेजिटेबल बनाते हो, करी बनाते हो, तो गाजर अगर आपने डाली उसके अंदर रेडिश कलर लाने के लिए, तो भाई ये पूरा का पूरा ध्यान से देखो, ये पूरा पूरा हाइड्रोफोबिक एरिया है और हमको अच्छी तरह से पता है कि हाइड्रोफोबिक एरिया हमेशा ईथर या ऑयल के अंदर रहेगा। जब गाजर का हलवा बनता है तो रेडिशनेस कलर, घी जो होता है ना रेड कलर का होता है, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ा सा रेंज से बाहर है, बट अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हो तो फिर ये आपके बस का क्वेश्चन। सिंपल इजी क्वेश्चन था। तो यहां पे आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोला हुआ है कि हाफ लाइफ 50% इज मतलब हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है ऑफ द टोटल टाइम फॉर कंप्लीशन। ये स्टेटमेंट सही थोड़े ना। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है? वो टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट अपने ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो गड़बड़ है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। उसके बाद आगे बोला हुआ है कोलिजन फ्रीक्वेंसी विच इज द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। गलत।
रेट कांस्टेंट वाले टर्म में कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी आता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर वाला टर्म भी आता है, और बाकी जो है मतलब आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर वाला टर्म भी आता है, तो वो रेट कांस्टेंट के बराबर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। आगे बोला हुआ है चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर विल रिजल्ट इन प्रोपोर्शनल चेंज इन रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। A change in the activation energy of a reaction at a particular temperature will result in proportional change in the rate and rate constant of the reaction at the same temperature। एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होता है, प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती, मतलब लीनियर वेरिएशन नहीं होता है, तो इसलिए ये भी आपका सही नहीं है। चौथा लिखा है ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट यूनिमोलिकुलर। बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जितनी भी रिएक्शन जिन रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो वो हमेशा यूनिमोलिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप ऑफ ए प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विल बी जीरो। तो ये गलत है, क्योंकि टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2k के बराबर आता है। तो स्लोप की वैल्यू तो आपके पास क्या आएगी, 1/2k के बराबर आएगी। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, पहला चौथा, दूसरा चौथा, ये सी ऑप्शन देखो है ना। अगले पे आते हैं, लिखा 1 मोल ऑफ नियॉन एंड 1 मोल ऑफ आर्गन आर स्टोर्ड इन 2 सेपरेट कंटेनर 1 and 2 एट टेम्परेचर T and 2T रिस्पेक्टिवली। ठीक, चलो ठीक, दोनों मोनो एटॉमिक गैस होती हैं। इफ बोथ द गैसेज आर एज्यूम टू बिहेव आइडियली काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स विल बी सेम इन बोथ एंड 1 and 2। तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या, काइनेटिक एनर्जी और एवरेज वेलोसिटी दोनों। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर मान लो कि जो है मतलब पहला स्टेटमेंट देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी बोला हुआ और एवरेज वेलोसिटी दोनों गैसेस के लिए सेम होगा एट सेम, मतलब दोनों 1 और 2 में। तो ये गड़बड़। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, कहानी ये होगी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा, क्योंकि टेम्परेचर एक का T और दूसरे का 2T। लेकिन हो सकता है अगर मान लो कि आप एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो जो V एवरेज होता है वो क्या होता है, √8 RT डिवाइडेड बाई पाई है, यही होता है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर 2T तो मोलर मास भी इसका दोगुना हो गया, तो दोनों के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो यहाँ जो मुझे तीसरा स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन 1 and 2 विल बी द सेम, और सेकंड वाले केस में काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो दोगुनी होगी, क्योंकि सेकंड वाले का टेम्परेचर दोगुना है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 RT, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल होता है। तो यानी ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखो आप, व्हेन 0.805 ग्राम ऑफ द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए डाई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड वाज रिड्यूस्ड, इतने ग्राम ऑफ पोटेशियम वाज ऑब्टेन्ड। तो इसका मोलर मास इस एसिड का हमसे पूछा है। इसमें लगाओ आप POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। यहाँ पे क्या है, ये बोला हुआ है कि ये हमारे पास कंपाउंड है CH2 होल एंड COOK होल ट्वाइस, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये पोटेशियम में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो हमने बोल दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स होंगे और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स होंगे वो बराबर होंगे। अब यहाँ के पोटेशियम एटम्स कैसे मिलेंगे, तो आप इसको ऐसे समझे, इसका टोटल मास हमारे पास कितना दे रखा है, 0.805। तो 0.805 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसमें जो पोटेशियम के मोल्स आएंगे वो दोगुने आएंगे ना, या पहले इसमें यहाँ पोटेशियम के मोल्स निकाल लेते हैं। तो 0.323 डिवाइडेड बाई पोटेशियम का मोलर मास 39। अब ये जो हमारे पास मोल आया वो पूरी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। तो यहाँ पे जो पोटेशियम के मोल्स आएंगे वो 0.805 डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो ये बराबर होगी, तो यहाँ से आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला हुआ है अमोंग HCl, HOCl, मतलब HClO2 है, HClO3 और HClO4 अमोंग द विच कैन नॉट अंडरगोज ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन किसका होता है, तो हम बोलते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है। तो जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे उन्हीं का तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है। जैसे मान लो HCl है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो ये सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता है। या HClO4, तो HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +7 आए, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल, तो मतलब ये रिड्यूस नहीं हो, सॉरी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। तो बचा कौन सा, सेकंड और थर्ड। तो इसका ऑप्शन जो होगा बोला हुआ है, अच्छा कौन नहीं हो सकता है, तो सेकंड और थर्ड तो हो सकते हैं,
तो फर्स्ट और फोर्थ नहीं हो सकता है, तो इसका सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन हीलियम प्लस आयन दैट विल ऑकर एट द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ द n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पूछा है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको लिखना फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दोनों के लिए वेवलेंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने इसको इसके बराबर कर दिया, r मल्टीप्लाइड बाई, दोबारा लिख रहा हूँ, जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये आप हाइड्रोजन के लिए ले लो, ये हीलियम प्लस आयन के लिए ले लो। तो हाइड्रोजन के लिए अगर लेंगे तो z की वैल्यू 1, और हाइड्रोजन के लिए जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में। तो ये तो आपके पास आ गया r 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू r, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो 2 का स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो इसमें आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक, n1 n2 की वैल्यू के हिसाब से। आगे बात करें, बोला हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ms इक्वल टू +1/2 विच कैन एकोमोडेट इन ए सबसेल्स हैविंग टोटल 3 नोड्स। तो टोटल 3 नोड हमको मिलने चाहिए, ठीक। तो अगर 3 नोड मिलेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ है कि टोटल नोड की बात कर रहा है। रेडियल नोड तो n-l-1 होता है और एंगुलर नोड आपका l होता है। तो टोटल नोड का मतलब रेडियल प्लस एंगुलर नोड, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल नोड मिलेगा n-1 की वैल्यू किसके बराबर, 3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब n की वैल्यू 4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, और 16 में से इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 16 ऑर्बिटल्स में से। तो 32 इलेक्ट्रॉन में से 16 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2, और बाकी जो है मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 16 आएगा आंसर, ठीक। समझ पाए होगे इस बात को आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A student intended to prepare 1000 ml of 10 ppm solution of K plus ion from KCl। चलो ठीक है। He made appropriate calculation, weighed the salt accordingly and prepared the solution. However, after making the solution, he realized that the salt has been used was KNO3, not KCl. The concentration of K plus ion. तो देखो क्या करना है इसमें, बोला हुआ है इसमें कि वो एक कोई स्टूडेंट है और उसको एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसमें K प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसमें बोला हुआ है क्या कि प्रिपेयर, वो जो चाहता है बनाना, वो 1000 ml का सॉल्यूशन बनाना चाहता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 पार्ट्स पर मिलियन के बराबर। सॉल्यूशन ऑफ K प्लस आयन फ्रॉम KCl, ठीक। He made appropriate calculation, weighed the salt accordingly and prepared the solution. After making the solution, he realized that the salt he used was KNO3, मतलब KCl से बनना था और बन किससे गया है, KNO3 से। तो पूछा है क्या कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K प्लस आयन इन दिस प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज। तो करना क्या है, करना कुल मिलाकर के ये है कि ये जो हमारे पास KCl है, इससे मिलने वाला जो K प्लस आयन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इसके बराबर है, यही ना है। और बाकी जो हमारे पास मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, KCl ये जब टूटेगा K प्लस Cl माइनस आयन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो K प्लस आयन है, इस K प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm। तो पहले पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू, तो हम बोलेंगे ppm की वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, या मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। तो इसकी वैल्यू तो किसके बराबर है, या वॉल्यूम के टर्म में दे रखा है, तो वॉल्यूम के टर्म में लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू, तो सॉल्यूट का मास यानी मास ऑफ K प्लस आयन डिवाइडेड बाई, और बाकी जो है मतलब हमारे पास वॉल्यूम कितना है 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। तो जो मास ऑफ K प्लस आयन हमारे पास मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 10⁻3 4 10⁻−2, ये मिलेगा ना। ये K प्लस आयन कहाँ से मिल रहा है, KCl से मिल रहा है। मतलब वो जो चाहता है प्रिपेयर करना वो KCl से चाहता है, लेकिन मिल कहाँ से रहा है, KNO3 से मिल रहा है। तो मतलब ये हुआ है कि इस KNO3 में एक्चुअल में जो हमारे पास जो K प्लस आयन का मास है, जो एक्चुअल में KNO3 में K प्लस आयन का मास है वो कितना है, 10⁻−2 ग्राम के बराबर। तो इसके मोल्स मिल जाएंगे। अब जब इसके मोल्स मिल जाएंगे तो उतने ही मोल KNO3 के होंगे। तो KNO3 के मोल्स मिल गया और वॉल्यूम 1000 ml का, तो आप सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन तो बता ही सकते हैं, ठीक। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
if the ratio of concentration of the oxidized and reduced form of a species in an electrochemical series are given below, the correct expression among the following is E equal to, अब बोला है क्या E नॉट प्लस, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, क्या सॉल्व ही क्या करना, E इक्वल टू लिख दिया हमने E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं लॉग Q, तो Q की वैल्यू ही दे रखी है डायरेक्टली 10 की पावर -3, तो पुट कर दो आप, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी E नॉट और ये प्लस हो जाएगा 10 की पावर 3, सॉरी 10 टू द पावर 3, तो -3 तो यहाँ था तो +3, तो ये आपके पास आएगा 3 × 0.0591 डिवाइडेड बाई n, बस यही आएगा। तो इसकी वैल्यू, तो अब देखो आप ध्यान से, तो बी ऑप्शन देखो आपको दिखाई दे जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग नंबर्स द वन, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट डिजिट का है ना। अगली बात करते हैं। एट रूम टेम्परेचर NaCl and KCl were taken in equal masses and dissolved in equal volume of water in two separate closed container 1 and 2। बोला है क्या, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। टू कंपेयर मोलैरिटीज 1 and 2, मासेज ऑफ बोथ द सॉल्यूशन नीड टू बी नोन। तो अगर मान लो कि दो सेपरेट हमारे पास कंटेनर है और दोनों का मास अगर बराबर, ठीक, तो दोनों का मास अगर बराबर है और बाकी टू कंपेयर मोलैरिटीज इन टू सॉल्यूशन, तो एक बात सोचो ना आप, मोलैरिटी का फॉर्मूला तो होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होता है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोनों का मास अगर बराबर है तो दोनों के मोलर मास तो अलग अलग होंगे, तो उस केस में दोनों की मोलैरिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, अगर दोनों का मास बराबर है तो इसका मोलर मास 58.5 और इसका मोलर मास उससे ज्यादा आएगा, तो इसके मोल्स कम हो जाएंगे और इसके मोल्स ज्यादा हो जाएंगे, तो जिसके मोल्स ज्यादा उसकी मोलैरिटी ज्यादा होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं। मोलैरिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विदाउट मेजरिंग द मास ऑफ वाटर एडेड इन ईच केसेस। मोलैलिटी, तो मोलैलिटी में भी आप बोलेंगे सॉल्वेंट का मास आएगा, कैन नॉट बी कंपेयर्ड विदाउट मेजरिंग द मास ऑफ वाटर एडेड इन ईच केस। तो बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया है इन टू सेपरेट क्लोज कंटेनर। तो अगर इक्वल वॉल्यूम अगर पानी का ले रखा है तो पानी की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml के बराबर होती है, दोनों का मास बराबर आएगा, तो पानी का मास तो हम बराबर ही ले रहे हैं, तो उसकी इस मोलैलिटी को तो हम कंपेयर कर ही सकते हैं, ठीक। तीसरा लिखा है इफ 1 and 2 आर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर कंटेनर 3, Cl माइनस इन थर्ड विल बी सम ऑफ दैट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो Cl माइनस एन की कॉन्सेंट्रेशन विल बी द सम ऑफ दैट इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये स्टेटमेंट तो मुझको कंप्लीटली अगर ट्रांसफर किया गया तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस में ये भी टूटेगा और ये भी K प्लस Cl माइनस एन में टूटेगा, तो ओवरऑल जो हमारे पास Cl माइनस एन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, वो जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी, अच्छा एक चीज और, मोल का सम होगा लेकिन टोटल वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना, तो टोटल वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो Cl माइनस आयन की नेट कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेपरेट कंटेनर में प्रेजेंट Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का सम नहीं बोलेंगे हम। बेसिकली कहने का मतलब ये है, एक में KCl रखा है, दूसरे में आपका NaCl रखा है, तो जो KCl की मोलैरिटी आएगी वहां से उतनी Cl माइनस आयन की मोलैरिटी आएगी, जो NaCl की मोलैरिटी आएगी वहां से Cl माइनस आयन की मोलैरिटी वही आएगी, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो मोल तो Cl माइनस के उतना ही रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना, और वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो नेट फाइनल सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन की जो मोलैरिटी आएगी वो पहले से प्रेजेंट दो सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन की मोलैरिटी के सम के बराबर नहीं आएगी, तो ये गलत है। इंफॉर्मेशन गिवन इज सफिशिएंट टू कंपेयर द वेपर प्रेशर इन 1 and 2। तो ये तो वेपर प्रेशर का कंपैरिजन अगर मान लो आपको करना है तो वो तो सिंपल आप बोलेंगे कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आप डिसॉल्व करेंगे वेपर प्रेशर उतना ही घटेगा, तो वो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर दोनों का मास बराबर है तो इसका मोलर मास कम, मतलब इसके मोल्स ज्यादा हो जाएंगे, तो जिसके मोल्स ज्यादा वहां सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा, तो वहां वेपर प्रेशर कम आएगा, तो वेपर प्रेशर को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। आगे फॉलोइंग इज द पीवी ग्राफ दे रखा हमारे पास और बाकी बोला हुआ 1 मोल आइडियल गैस है, एज्यूमिंग दैट देयर इज हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ओनली इन 2 and 4। तो 2 से 2 में और बाकी जो 4, इन्हीं दोनों केस में बोला हुआ है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो 1 और 3 के बीच में नहीं हो रहा है, मतलब प्रोसेस 1 में या प्रोसेस 3rd में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है।
ठीक, तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला पढ़ लेते हैं हम। तो बोला हुआ है इन सेकेंड यानी दूसरे वाले में और फोर्थ वाले में डेल्टा एस इज 0। तो एक बात सोचो आप, अगर मान लो कि दूसरे और चौथे वाले केस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, लिखा है ना कि एज्यूम दैट देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ओनली इन प्रोसेस 2 एंड 4। तो 2 और 4 के बीच में या प्रोसेस 2 में या प्रोसेस 4 में अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो उस केस में एंट्रोपी में चेंज 0 नहीं आएगा। थर्ड और फोर्थ में अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा मतलब प्रोसेस एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो डेल्टा एस सिस्टम भी 0 होगा और डेल्टा एस सराउंडिंग भी 0 होगा। तो थर्ड और फर्स्ट के लिए होगा, तो पहला तो गलत है। फर्स्ट और थर्ड के लिए डेल्टा एस इज 0, ये सही है। फर्स्ट एंड थर्ड आर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, गलत है, वो एडियाबेटिक होगा क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सेकेंड एंड फोर्थ में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज 0। तो सेकेंड में देखो ना आप, यहाँ तो वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल थोड़े ना, या इस वाले में भी प्रेशर कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल में ना इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज 0 होता है, या टेम्परेचर अगर चेंज ना हो तब, तो इस वाले में तो सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन है कि करेक्ट है कौन सा, बी। ठीक, हेलो स्टूडेंट, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनएसईसी के 2021 के आईओसी के क्वेश्चन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया था। अब वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, अब जो ऑर्डर है ये किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो आप देखो कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। इट मींस अगर मैंने अपना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देखा तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और बाकी सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इट मींस जिंक का जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है उसमें सबसे कम स्प्लिटिंग होगी और वो मेरा लास्ट में आएगा। सो ऐसी ऑप्शन मुझे ए और ऑप्शन डी दिख रही है, बाकी मेरी सी और डी बी वाली ऑप्शन एलिमिनेट होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर इरिडियम का। अब इसमें क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। सो जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इट मीन स्प्लिटिंग जो होगी इसमें सबसे ज्यादा होगी। सो ऑर्डर में मेरे पास इरिडियम का कॉम्प्लेक्स सबसे पहले आएगा। सो मैंने यहाँ पर चेक किया तो मेरा ऑप्शन ए आंसर बन रहा है। अब इन दोनों में मैं कैसे कंपेयर करूंगी, यहाँ पर मेटल भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, तो यहाँ पर मुझे चेक करना है ऑक्सीडेशन चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज मुझे चेक करना है कितने, यहाँ पर कितना +3 का है और यहाँ पर कितना +2 का है। जहां पर चार्ज ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें ज्यादा होगी मेटल की, तो वहां पर क्या होगा, स्प्लिटिंग आपकी ज्यादा होगी। सो मींस +3 वाला मेरे पास पहले आएगा। सो यही ऑर्डर आपके पास गिवन है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है कलर चेंज ऑफ, मेरे पास क्या दिया हुआ है K2Cr2। तो यहाँ पर कलर चेंज क्यों हो रहा है इसका रीजन पूछा गया है, Cr2O7। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी +6 है। दूसरे कॉम्प्लेक्स यहाँ पर K2Cr4 के में K2Cr4, तो यहाँ पर भी क्रोमियम के लिए ऑक्सीजन स्टेट कितनी +6 है। सो अगर मैं यहाँ पर कॉन्फिगरेशन लिखूं तो मीन्स डी में मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने पढ़ा है कि कलर चेंज क्यों होता है, डी ट्रांजिशन की वजह से, बट इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो अब यहाँ पर जो कलर चेंज होगा वो क्यों होगा, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इन बोथ। क्लियर, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज मैक्सिमम फॉर। यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है और मुझे बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर किस में बन रहे होंगे। सो उसके लिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देखो मेरा कौन सी टाइप का है, एम बाइडेंडेंट लिगेंड है, सिमेट्रिकल। तो यहाँ पर मेरे पास चीलेटिंग लिगेंड है। अब यहाँ पर मेरे पास सिस और ट्रांस बनेंगे, सिस और ट्रांस फॉर्म होंगे, रिंग फॉर्म होगी यहाँ पर। अब देखो चिलेटिंग लिगेंड है और यहाँ पर 3 रिंग बन रही है। सो यहाँ पर आपके पास 3 रिंग बनती है, इट मींस यहाँ पर सिस्ट होगा, वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो DA&L ये फॉर्म आइसोमर शो करेगा हमें, ठीक है। और एक ट्रांस का है जो मेरे पास क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो यहाँ पर मुझे कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं स्टीरियो आइसोमर टोटल। नेक्स्ट में देखिए बी में मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो उसकी टाइप क्या है, MAA2
और बी और सी। तो यहाँ पर देखो मेरे पास जो आइसोमर बनेंगे वो मेरे पास क्या होंगे, इसको मैं अगर स्मॉल ए में लिख लूं बी सी, सो ये मेरे पास जो डायगोनल पेयर हम बनाएंगे, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ए बी सी, और मेरे पास क्या पॉसिबल है ए बी और ए सी। सो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 GI पॉसिबल हो पाएंगे। सो ये वाला जो मेरे पास बी है, ये मेरे पास कौन से कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। सो ये भी नहीं होगा, मुझे चेक करना है मैक्सिमम। अब सी ऑप्शन देखो, सी में क्या है मेरे पास एम। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, डायगोनल पेयर बनाने और चेक करने के किसमें कितने आइसोमर बन रहे हैं। यहाँ पर C2, सो इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं M A2 और B2 और C2 में, ये सबको आता होगा आपको, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर अब पेयर बनाएंगे हम। सो ये तो पता है ना आपको कि हम जब आइसोमर चेक करेंगे वहां पर हम क्या करते हैं, डायगोनल पेयर बनाते हैं। सो डायगोनल पेयर बनाओ, यहाँ पर एक ए का पेयर बन जाएगा, यहाँ पर बी का और सी का, और कौन से पेयर पॉसिबल है ए बी सी और बी सी का पेयर हो गया। इसके अलावा कोई और पेयर पॉसिबल है ए के साथ, नहीं। सो यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट पेयर बनाऊंगी ए बी का, ए बी और सी, और कोई पेयर यहाँ पर पॉसिबल हो जाए ए बी ए सी और बी सी के साथ पेयर बन गया। चलिए अब नेक्स्ट पेयर हम बनाएंगे ए सी के साथ, ए सी यहाँ पर बन जाएगा ए बी और बी सी। चलिए सो टोटल मेरे पास इतने पेयर पॉसिबल है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लिगेंड की, तो यहाँ पर मेरे पास जो लिगेंड था ना वो सिमेट्रिकल लिगेंड था, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड है मेरे पास सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर ए का जो पेयर होगा ये कुछ इस तरह से होगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, डायगोनल पेयर हम जो बनाते हैं, ये ए यहाँ पर और एक ए यहाँ पर। सो अगर ये रिंग फॉर्म कर रहा है तो इसके लिए 180 डिग्री पर रिंग फॉर्म करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो इसलिए मेरे पास ए टाइप के जो पेयर है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्यों पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड है, मेरे पास कितने हैं, 2 है। तो इस केस में पॉसिबल है, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही है था मेरे पास चिलेटिंग लिगेंड, तो उसके लिए 180 डिग्री पर रिंग फॉर्म करना क्या होगा, डिफिकल्ट। सो यहाँ पर मेरे ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। सो अब मेरे पास ये बचे। अब मुझे चेक करना है कि इनकी ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अब ऑप्टिकल एक्टिव के लिए हम क्या एक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इट मीन वहां पर ये मेरा जो आइसोमर है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पर देखो ए बी और ए बी सेम तरह के पेयर है, सो ये तो मेरे पास हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे कोई भी सेम नहीं दिख रहा, सो इट मीन्स ये मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सी फॉर्म, डी और एल फॉर्म शो करेगा। नेक्स्ट है मेरे पास ए सी ए बी और सॉरी यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स हमारा सेम बन रहा है, एक मिनट इसको चेक कर लेते। ए बी, ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर ए सी और ए बी बी बी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मेरे पास बी बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ए और सी दोनों सेम आपको दिख रहे हैं, तो इट मीन्स ये भी मेरे पास ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। एक मेरा यहाँ पर पेयर बन जाएगा आइसोमर, यहाँ पर हो गया, ये फर्स्ट मेरे पास आइसोमर हो गया, यहाँ से 2 मिल रहे हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये मेरे पास 4 हो गया। सो टोटल मेरे पास आइसोमर कितने हो गए, 4। सो इस केस में मुझे 4 आइसोमर मिल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और जब आप यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में पेयर बनाओगे तो ये मेरे पास M3 और B3 का बनेगा और यहाँ पर आपको 2 GI शो होंगे। सो मेरे पास मैक्सिमम कितना आ रहा है, सी ऑप्शन में 4 ऑप्टिकली 4 आइसोमर बन रहे हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर 4 बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एन आयनिक स्पीशीज M+3 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद दिस एंड हैज Z+2 न्यूट्रॉन। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कॉपर Cl2 इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो कॉपर के लिए 29 + 34 मैंने किया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 63। सो इट मीन्स जो मेरे पास M+3 स्पीशीज है इसमें भी कितने 63 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे, 63 +
3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लो तो 66 हो गया। सो अब यहाँ पर 66 इलेक्ट्रॉन है और मुझे चेक करना है इसका मास। सो मास के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करने हैं मुझे, और न्यूट्रॉन के लिए उन्होंने क्या बोला है, Z+2 है। सो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास कितना होगा, न्यूट्रॉन के लिए 66 + 2 हो जाएगा तो 68 आ गया। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 68 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 66 है, तो ऐड कर लीजिए, यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूइस एसिड एंड ल्यूइस बेस रिएक्शन। अब देखो ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस क्या होता है, जैसे मेरे पास ए और बी है, इनमें से बी के पास क्या है, लोन पेयर है। सो ये लोन पेयर अपने डोनेट कर देगा। सो मीन्स ये कैसे एक्ट करेगा, ल्यूइस बेस की तरह, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कैसे एक्ट करेगा, ल्यूइस एसिड की तरह। और फर्स्ट रिएक्शन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जिंक है मेरे पास, यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी 0 है, और आयोडीन है, आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट -1/3 है, और यहाँ से जिंक की ऑक्सीजन स्टेट कितनी +2 हो रही है और आयोडीन की हो रही है -1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और रिडक्शन हो रहा है। इट मींस फर्स्ट रिएक्शन जो मेरे पास है ये मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। सो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो देखो इस क्वेश्चन में आपको बस यही बताना था कि कौन सी ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस इंटरेक्शन नहीं है, बाकी तीनों आपके पास ल्यूइस एसिड और बेस की इंटरेक्शन होगी। बट ए वाले में आप देखो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो ये आपके पास क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो ऑक्साइड ए इज सॉल्युबल इन, किस किस में सॉल्युबल है, NaOH। अब देखो NaOH आपके पास क्या है, बेस है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्या, HCl आपके पास एक एसिडिक है, एसिड है आपके पास, और C आपका जो ऑक्साइड है वो दोनों में रिएक्ट कर रहा है, मतलब एसिड में भी और बेस में भी। इट मींस C मेरे पास कैसा होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। चलिए अब आपको पूछ रहे हैं कि इनमें से बताओ ABC क्या होगा। अब फर्स्ट अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या है, एसिड है, ये मेरे पास बेस है, और यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है मेरे पास, जो सी में मुझे एम्फोटेरिक ऑक्साइड चाहिए, यहाँ पर ये बेस आ गया, तो मीन्स डी ऑप्शन तो मेरे पास निगलेक्ट होगी, डी तो नहीं हो सकती। अब ए बी सी में चेक करो। अब सी में देखो ये मेरे पास क्या है, एसिड, एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो मीन्स बी ऑप्शन हो सकती है। अब NaOH मेरे पास क्या है, बेस, सो बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो मीन्स ये भी सही है। अब सी मुझे चेक करना पड़ेगा, सी क्या है, एम्फोटेरिक, जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से आपका आंसर क्या है, बी ऑप्शन आ गया। अब देखो सी में आपको ये मेरे पास कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, और ZNO ये मेरे पास है एम्फोटेरिक, तो ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ ही कर पा रहा होगा, और SNO2 ये भी मेरे पास एम्फोटेरिक है। इट मीन्स यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपका सी आंसर भी होगा। सो दोनों आंसर अगर आपने कोई भी टिक किया ना, तो दोनों में से कोई भी एक किया तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, चलिए सो इसमें आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाकर दी हुई है, और आपको चेक करना है कि कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है। उसके लिए आपको क्या चेक करना है कि चार्ज टेबल इसमें कितना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। सो फॉर्मल चार्ज जो है उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मल चार्ज के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। सो हम यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड के लिए निकालते हैं। सो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सल्फर के लिए कितने होते हैं, 6, माइनस आपको देखना है कि कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2 प्लस, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं, 4। सो यहाँ पर चेक करो सल्फर पर कितना चार्ज आ रहा है, 6 + 6 किया, सॉरी 6 - 6 किया तो 0। सो इट मींस यहाँ पर सल्फर पर कितना चार्ज आ गया, 0। और सेम कार्बन के लिए चेक करोगे, सो कार्बन के लिए कितना हो गया, कार्बन के लिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 4, उसमें से माइनस कितने, 4 ही वो क्या करे, बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे भी कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन की टर्न है, कार्बन और नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन पर क्या है मेरे पास, 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है,
बॉन्ड कितने, 2 बॉन्ड बना रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन है इस पे, 4। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन पर कितना चार्ज आ गया, -1। चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास -1 आ गया। अब सेम हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा सल्फर पर चार्ज, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन पर कितने, 3 बॉन्ड बना रही है और 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। तो इस पे कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो, इस वाले सल्फर के लिए फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 6 वैलेंशियल -3 बॉन्ड बन रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। सो मीन्स कितना आ गया, +1। ठीक है, यहाँ पर +1 हो गया। और यहाँ पर जो ये वाली कार्बन है इस पे कितना आएगा, 0, क्योंकि 4 वैलेंशियल है और कितने, 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो कार्बन पर कितना आ गया, 0। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। सो नाइट्रोजन पर कितना है, 5 वैलेंशियल माइनस कितने बॉन्ड बना रही है, 1 बॉन्ड बना रही है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ पर कितना आ गया, -2। सो इस नाइट्रोजन पर चार्ज कितना आ गया, -2 का चार्ज आ गया। चलिए, सो यहाँ तक क्लियर है। इसको एक बार थोड़ा साफ कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, सो अब आप चेक करो, यहाँ पर जो मेरे पास स्ट्रक्चर 3rd है इसमें चार्ज देखो, नाइट्रोजन पर -2 है। ठीक है, सो चार्ज जो है मेरे पास अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यहाँ पर। सो 3rd जो मेरी होगी ना, 3rd स्ट्रक्चर, ये होगी सबसे कम स्टेबल। अब बात कर लेते हैं 1st और 2 की, 1st और 2nd की। सो 1st और 2nd में देखो, नाइट्रोजन पर कितना यहाँ पर आ रहा है, -1 और यहाँ पर सल्फर पर -1 आ रहा है। नाइट्रोजन जो है इसका साइज क्या है, स्मॉल है। ठीक है, और ठीक है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट इसका साइज क्या है, यहाँ पर साइज क्या है, स्मॉल। और सल्फर जो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी भी रहती है, और यहाँ पर क्या है, इसका साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पर आपकी 2nd जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। सो इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूँ, जो पूछ रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो उसके केस में मेरे पास ये ऑर्डर फॉलो होगा कि सबसे ज्यादा जो है वो 2nd, फिर 1st, देन 3rd। और मेरे पास जो ऑर्डर गिवन है वो चेक करो कौन सा है, 1, 2nd और 3rd। इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास ये क्या होगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन सी मेरे पास क्या होगी, इनकरेक्ट। नेक्स्ट ए ऑप्शन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 and 2 इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ स्ट्रक्चर 3। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये अनस्टेबल होगी, चार्ज -2 आ रहा है। सो ए स्टेटमेंट मेरे पास क्या करेक्ट है। अब सी हमने देख लिया। बी में क्या है, द फॉर्मल चार्ज ऑन एस इन द स्ट्रक्चर 3rd कितना आ रहा है, 0, बट हमने कितना निकाला, +1। फॉर्मल चार्ज आपको निकालना आ गया। आप इट मींस बी स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगी, इनकरेक्ट। अब यहाँ पर देखो आपको पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगी, बी और सी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज पूछा है, स्ट्रक्चर 2nd में बोल रहे हैं 0 है, बट स्ट्रक्चर 2nd में बोल रहे हैं 0 है और हमारा 0 था। ये मेरे पास होगी करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका परसेंटेज एस करेक्टर पर। सो यहाँ पर क्या है, आपको गिवन है एक कंपाउंड गिवन है और यहाँ पर आपको बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर गिवन है, और ये पूछ रहे हैं कि ये जो परसेंटेज एस करेक्टर है यहाँ पर ये वेरिएशन क्यों आ रही है। सो इसका रीजन क्या है, सो इसका रीजन जो है वो देखिए, द लार्जर साइज ऑफ ब्रोमीन एटम। अब परसेंटेज एस करेक्टर की अगर मैं बात करूं, सो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो इट मींस यहाँ से एक तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन ए, कि हमारा यहाँ पर ब्रोमीन का साइज क्या है, बड़ा है, तो उस वजह से यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट चेक कीजिए कि यहाँ पर जो है ना पीओ बॉन्ड में यहाँ पर ज्यादा है, 40% है, ऐसा क्यों है। सो उसका रीजन क्या है कि डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, पीओ में हमारे पास डबल बॉन्ड बना हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट आप चेक करो, द लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पीओ। सो ये हमारे काम की स्टेटमेंट नहीं है, तो ये तो नहीं होगी। सी स्टेटमेंट देखो, इंक्रीज ओवरलैप ऑफ द सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ द टर्मिनल पीओ बॉन्ड।
सो इस वजह से भी हमारे पास जो परसेंटेज एज करेक्टर है वो ज्यादा होगा। सो यहाँ से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए और सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सो ये आपके पास आईओसी के कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आपने पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। थैंक यू।